बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ कराची प्रेस क्लब के सदर, सेक्रेटरी, बाकी ऑफिस बेयरर्स, गवर्निंग बॉडी और ख़ास तौर पे कराची प्रेस क्लब के मेंबरान का कि उन्होंने आज यहाँ मुझे दावत दी। ये जगह मेरे लिए नई है, ये जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नई नहीं है। ये वो जगह है जहाँ से सख्त तरीन मार्शल में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद शुरू की। ये वो जगह है जहाँ उससे भी पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक आमिर के ख़िलाफ़ जब जद्दोजहद कर रहे थे उस आमराना हुकूमत के ख़िलाफ़, तब भी ये कराची प्रेस क्लब और उसके मेंबरान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ साथ थे। अभी भी हमारी लीडरशिप, चाहे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, यहाँ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, वो मीडिया को और ख़ास तौर पे इस प्रेस क्लब को उस नज़र से देखते हैं तो उन्हें पता है कि ये जो रियासत का चौथा सुतून है, उसके बग़ैर रियासत को मुकम्मल होना उसका पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मीडिया को, प्रेस क्लब्स को एक बहुत भारी ज़िम्मेदारी भी होती है जब हम कहते हैं कि ये रियासत को चलाने में इनका बराबर का किरदार है कि वो लोगों तक वो हकीकतें पहुँचाएँ, वो हक़ाइक़ पहुँचाएँ जिनसे इस रियासत की बेहतरी हो, इस मुल्क की बेहतरी हो। आप सबको पता है, हम आजकल काफ़ी बात करते हैं कि पहले तो एक बड़ा हाई स्टैंडर्ड होता था सहाफ़त का, वो अभी भी है, सहाफ़ियों के बारे में कोई बात नहीं। लेकिन अब मसला ये है कि हर एक आदमी जिसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, उन कदायर को जाने बग़ैर कि सहाफ़ी कहलाने के लिए आपको अपना कितना ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना है, उसके बग़ैर ही वो सहाफ़ी बन जाता है। और टेक्नोलॉजी जिसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, अगर उसको गलत इस्तेमाल किया जाए तो उसके नुकसान भी बहुत होते हैं। तो वो नुकसान नज़र आ रहे हैं और इसमें मेरे ख़्याल से आप लोग हो सकता है मेरी बात से मुत्तफ़िक ना हो, सबसे ज़्यादा नुकसान सहाफ़त का हो रहा है। हुकूमत या इदारों का नहीं होता, सबसे ज़्यादा नुकसान सहाफ़त का होता है, इसलिए कि लोगों को उस सहाफ़त पे यकीन, यानी वो जो समझते हैं कि वो बात आवाम तक पहुंचानी है, उस पर जब एक सवालिया निशान बन जाए, जब हम खुद सोचने लगें, ख़ास तौर पे ऐसे, मैं माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, कि बहुत ही मोतबर इदारे, सहाफ़ी इदारे ऐसी ख़बरें दें जो बाद में गलत साबित हों। एक ज़माना था, मुझे अच्छी तरह याद है, अगर किसी जगह कोई ख़बर देनी पड़ती थी तो उसका, अभी भी ये होगा मेरा ख्याल है, वो प्रिंट मीडिया में तो बड़े उसके मराइल होते थे और जब तक वो 10-12 मराइल से गुज़र के एडिटोरियल बोर्ड से कोई ख़बर अप्रूव नहीं होती थी, वो आगे छपती नहीं थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो सोशल मीडिया के बाद इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कहीं कहीं प्रिंट मीडिया, वो सारी ख़बरें बग़ैर तस्दीक के चला देती हैं और इससे, जैसे मैंने कहा, कि नुकसान इस मुल्क का हो रहा है और नुकसान सहाफ़त का हो रहा है। आज यहाँ मैं जो सेक्रेटरी साहब ने, शोएब साहब ने बात की, जो हमारी डिस्कशंस हुई हैं प्रेस क्लब के मसाइल के हवाले से, प्रेस क्लब के
मेंबरान के मसाइल के हवाले से। उस पर मैंने उनसे वादा किया है, एक कमेटी पहले भी उन्होंने बनाई हुई, लेकिन मैंने कहा उस कमेटी को टाइमलाइंस देते हैं, और मैंने ये वादा किया है कि आज 2 अक्टूबर है, इंशाअल्लाह ताला नवंबर के पहले हफ्ते में मैं यहाँ फिर हाज़िर हूँगा, और वो 5 या 6 नुकात थे उन पे एक प्रोग्रेस के साथ हाज़िर हूँगा, ताकि इंशाअल्लाह ताला जो प्रेस क्लब के मेंबरान के मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। सबसे मुलाकात हुई है तो मैं मुल्की जो इस वक्त मसाइल हैं उनके बारे में बताते चलूँ। सबसे पहले तो मैं ये मुबारकबाद सबको देता हूँ कि जो माशी मसाइल, और ये ख़ास तौर पे शुरू हुए थे, शुरू तो बहुत है, लेकिन जब पिछली हुकूमत, यानी पिछली हुकूमत जब मैं कहूँगा मेरी मुराद वो पीटीआई की हुकूमत थी, तो पीटीआई की हुकूमत जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पक्का हो गया था, पता चला था कि जा रहे हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंस लूज़ कर लिया था मेंबरान का, तो उन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी से जो खेल खेला, ऐसे ऐसे डिसीशंस करके गए। और वो कर क्या रहे थे, वो जानबूझ के, कोई ऐसा नहीं था कि अपनी समझ रहे थे कि उनकी इक़्तिदार को कोई तूल पकड़ेगी, इससे उन्हें पता था कि वो जा रहे हैं, लेकिन इस मुल्क को, इस मुल्क के लोगों को मुश्किल में डाल के जाना है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2 साल लगे हैं, इसके बीच में एक इलेक्शन भी आया, एक इंटरिम गवर्नमेंट भी आई, जिसकी वजह से नेचुरली स्लो डाउन, दुनिया आपसे बात करना छोड़ देती है इंटरिम गवर्नमेंट से। ये और मसाइल, ये और बातें कि आप लोग खुद इंटरिम गवर्नमेंट की कुछ चीज़ों को कहते हैं ये तो बड़े अच्छे डिसीजन थे, और बाकी कहते हैं इनको तो पावर ही नहीं था। ये पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में, लेकिन खैर इंटरिम गवर्नमेंट की वजह से स्लो डाउन हुआ। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि हमारा मुल्क इन मुआशी मुश्किलात से निकला नहीं है, लेकिन निकलने की तरफ जा रहा है इंशाअल्लाह। उसके अलावा आजकल जो एक जुडिशल रिफॉर्म्स की बात चल रही है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल सवालात भी ज़रूर आप करेंगे उसके ऊपर, लेकिन इस मुल्क की तारीख है, आप ये ना सोचें पिछले 1 महीने में क्या हुआ है या 6 हफ्ते में क्या हुआ है। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो आज बात हो रही है वो बड़ी वाज़े तरीके से लिखी हुई है। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात है, कैसे बनेंगी ये भी बात है कि हर सूबे की बराबर की नुमाइंदगी होगी। उसके अंदर जजेस की सिलेक्शन की भी बात है कि कैसी होनी चाहिए। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जब 2010 में आईनी तरमीम हुई 18वीं, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त हुकूमत में थी, लेकिन हमारे पास वो 2/3 अक्सरियत नहीं थी। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस जो प्रोग्राम जिस पे उन्होंने खुद सबने सिग्नेचर्स किए थे, उसको पाए तकमील तक पहुंचाने में अपना हिस्सा नहीं डाला। और इस वजह से बल्कि हुआ क्या कि जब वो जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कि जजेस की सिलेक्शन के लिए एक आईनी कमेटी होगी जो अल्टीमेटली अप्रूव करेगी, जब वो 18वीं तरमीम में डाला गया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने बिल्कुल, मैं कहूँगा, एक आईनी इदारे को, जिसने आईनी इदारा भी हाईएस्ट फोरम ऑफ द कंट्री, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान और सेनेट पार्लियामेंट, उसको उन्होंने लिटरली ब्लैकमेल करके और वो ऐसा बना दिया सिस्टम जजेस की सिलेक्शन का कि जिस पे आज तक वो खुद नहीं इत्तेफाक कर सक रहे। मुझे याद है मैं एक बार एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज
लॉ मिनिस्टर, इसलिए कि लॉ मिनिस्टर नहीं थे, एडवाइज़र होते थे, तो उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन में वज़ीर आ सकता है, एडवाइज़र नहीं आ सकता। तो मैं खुद गया था वो जजेस की सिलेक्शन पे। ज़्यादा डिटेल ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैंने जब उनके जो जजेस की कन्फर्मेशन की बात थी सिंध हाई कोर्ट के, तो सारे जो जज साहिबान बैठे हुए थे, सीनियर चीफ जस्टिस साहब थे, सीनियर 3-4 जजेस थे, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो सब के सब वो 3 जज थे जिनको उन्होंने कंफर्म करना था या एक्सटेंड करना था या नौकरी से फारिग करना था। तीनों ने उनकी, सबने नहीं, मेजॉरिटी ने या ज़्यादा लोगों ने उनकी बुराइयां की कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसको कंफर्म नहीं करना चाहिए। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि मैं ज़्यादा और कुछ नहीं हूँ, आप लोगों का मैं नहीं जानता इनको, मैं कानून का शागिर्द भी नहीं हूँ, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन मेरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड पे उनके, कि जो आप सारे हैं ना बैठे हुए, इनको सियासतदानों ने सेलेक्ट किया था। आप तो चीफ जस्टिस तक पहुँचे, इन 3 को पिछले साल आप ही ने किया था, और 1 साल में आप, अगर वो आपकी, मैं ये नहीं कहूँगा, खैर जो भी वजूहत थी उस पर नहीं जाऊँगा, आप इनको कंफर्म नहीं करना चाहते, तो उसके बाद उन जजेस को उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था, और बाद में 6 महीने बाद फिर उनकी राय बदल गई और उनको कंफर्म भी कर दिया था। तो ये दुनिया भर में आप पार्लियामेंट जो हम कहते हैं ना सियासत, मैं अगर एमपी हूँ, सूबाई असम्बली का मेंबर हूँ, तो मैं अपने साथ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। डेमोक्रेसी का यही मतलब है। हमारा आइन भी ये कहता है। आइन शुरुआत कैसे करता है कि सारी ताकत इस कायनात को बनाने वाले अल्लाह ताला, रब ताला के हाथ में, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में इस मुल्क के अवाम को थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, ये पोजीशन है। अनफॉर्चुनेटली आप, हम सब मिलके सियासतदान को समझते हैं ये तो चलो ऐसे ही है, कोई और किसी और फॉर्म में सामने आते तो उससे डरते भी हैं, जज से भी डरते हैं, डरना भी चाहिए हर एक से, लेकिन उसकी गलत बात को भी सही मान लेते हैं। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने लिटरली ब्लैकमेल करके कि नहीं तो मैं 18वीं तरमीम पूरी उड़ा दूंगा, आपको याद होगा सारा ये, और उन्होंने उसका तरीका चेंज कर दिया। 2008 का हमारा मैनिफेस्टो आप उठा के देख लें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो लिखा था, उन चीज़ों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और जजेस की सिलेक्शन, उसके बारे में उन्होंने जो 2008 का हमारा मंशूर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आखिरी मंशूर था जो उन्होंने बनाया, उन्होंने लिखा था। और या आप हमारे मंशूर उठा के देख लीजिएगा। आप बात करते ना, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आज से साल पहले पता था कि ऐसे कोई बात होने वाली थी? ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स साल पहले 2024 का मैनिफेस्टो उठा ले हमारा, बीच में 2 मैनिफेस्टोज में जिक्र नहीं है उसका, लेकिन 2024 के मैनिफेस्टो में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब तकरीबन पूरा मैनिफेस्टो खुद ही लिखा और उसको सुपरवाइज किया, उन्होंने दोबारा डाला 2008 वाली बात और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं और बड़ी पैशनेटली कर रहे हैं, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिनकी काबिलियत, जिनकी जो ग्रास्प थी इस मुल्क के ऊपर, इसलिए कि उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से अपनी ट्रेनिंग ली थी सारी, और उन्होंने बहुत मुश्किल मराइल देखे। मेरा ख्याल है उनकी जिद्दोजहद के बराबर किसी और की जिद्दोजहद है ही नहीं। उन्होंने 2006 में कहा था कि इस मुल्क का यही हल है, और 2024 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने
आज से 1 साल पहले, मैनिफेस्टो को तकरीबन 1 साल हो गया है जब मैनिफेस्टो आया था, उस वक्त तो कोई ऐसा मसला नहीं था ना। आप ये जो इस वक्त कह रहे हैं कि जी ये कोई ख़ास चीज़ के लिए किया जा रहा है काम, उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं थी। आज से साल पहले क्यों लिखा था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मैनिफेस्टो में? तो ये चीज़ें हम सबको जहन नशीन करनी चाहिए। ये जो लीडरशिप है, और हम बहुत खुश नसीब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की आवाम खुश नसीब है जब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड करे, जब वो इस मुल्क को लीड करेंगे। उनकी जो सोच है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये तो अभी महीने 1.5 महीने से शुरू हुआ ना मसला, कि पता नहीं किसी खास शख्स के लिए किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। वो क्या 8 महीने पहले, 10 महीने पहले उन्हें पता था कि ये कोई ऐसा मसला आना है? नहीं, ये आपकी जो पार्टी पॉलिसी है, जो आपकी लेगेसी है, जो आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी है, उसके मुताबिक है। इस वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और आप देख रहे हैं किसी और ने शायद ये पिक किया हो, लेकिन लीड बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं इसको। तो ये कुछ चीज़ें मैंने कहा कि इधर आया हूँ, और आजकल ये हॉट टॉपिक है, तो मैंने कहा इस पर भी आपसे जिक्र कर दूँ। मैं शर्जील साहब से कहूँगा, एक मिनट भाई, मजीद भाई सबसे, मैं बैठा हूँ ना इधर, मजीद जी आप कर लें, सीनियर आखिर में बोलते हैं जी। हाँ, अच्छा, सबसे पहले आपका दूसरा जो हिस्सा था उसका जवाब दे दूं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेशनल फाइनेंस कमीशन आइन में लिखा है, अब आइन जाके कोई बदल दे, जो कि नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चीज़ कभी नहीं होने देगी, और बाकी जमातें भी मेरा ख्याल नहीं होने देंगी। मैं किसी को नहीं करता कि नेशनल फाइनेंस कमीशन की डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविंसेस बढ़ ही सकती है, कम नहीं हो सकती है। तो एक चीज़ तो उधर कर लें। आपने वो नेशनल फाइनेंशियल पैक्ट की बात की, उसमें कुछ ऐसी ज़रूर बातें हैं जिसमें रिजर्वेशंस हैं, और हमने उन रिजर्वेशंस को सामने रखते हुए एग्री किया, और फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने यकीन दिलाया है कि आपकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको हम डिस्कस करके फिर ये बात करेंगे। तो वो हमने जिसके अंदर सब्सिडी, एक्चुअली सब्सिडी नहीं है, इट इज़ डीरेगुलेटिंग, यानी सपोर्ट प्राइस भी ना दें, प्रोक्योर भी ना करें। और हमने उनसे कहा है, जो बात हुई, और ये हमने राइटिंग में कहा है, ये ज़बानी कलामी बात नहीं हुई है, कि जी मुल्क के अंदर अगर आप जो अपनी फूड सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको पता है क्या होता है उन ममालिक के साथ। तो वो हम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा अवेयर है कि क्या चीज़ बेहतर है इस मुल्क के लिए और क्या नहीं, और हम उन्हीं को सामने रखते हुए करते काम। मजीद साहब, जी मजीद भाई, 3-4 सवाल हैं। मैं का तकलीफ ही आपको ज़्यादा होनी चाहिए, हम तो सीखना है। मैं कह रहा हूँ ना, आप लोगों को अम्यूज़ रखने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप लोग इधर उधर फिर असली बातों पे आ जाएंगे तो नकली बातें चलानी पड़ती है कुछ। मैं तो काजी साहब कह रहा हूँ ना कि असली बात हम थोड़ा जो आपसे नहीं करने, हम नकली बातें चलाते रहते ताकि आप लोग इंगेज रहे, आप उसी पे लगे रहते। ये हमारी तरीक़ेकार है। जी जी हाँ। मेरा सवाल ये है कि
माशाल्लाह नूरियाबाद जो लाइन साइड उस केस से आप बरी हो गए, आपको मुबारक भी हो। तो क्या आप कोई ऐसी कोई कंपनी बना रहे हैं जो कराची के शहरियों के लिए जो है उनकी जान छुड़ाने के लिए कोई ऐसी कोई काम हो? देखें के इलेक्ट्रिक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सूबाई असम्बली ने एक बड़ी सख्त मौक़िफ़ रखा था, उनको बुलाया भी था। हमारा मसला एक ये है जो हम वफाक से कई बार कह चुके हैं कि सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे रखे। इस वक्त जहाँ तक मुझे याद है नासिया साहब दो मेंबर्स हैं वफाक के, तीन वफाक के हैं, हमें नहीं देते वो बोर्ड की मेंबरशिप। और जब आप मैनेजमेंट में ना हो तो अंदर की बात आपको पता नहीं चलती है। तो आप लोगों के तवज्जुह से एक बात फिर मैं कहूँगा कि कराची के शहरियों को जो ये अजाब के इलेक्ट्रिक का उन्हें बर्पा कर दिया है, उसके लिए ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत जो सिंध के नुमाइंदे हैं उनको के बोर्ड पे वफाक के जो एलोकेशन है उसमें रखा जाए। इस वक्त भी जो लोग हैं, मुझे तो पता भी नहीं कौन है, शायद इस्लामाबाद से हैं, वो आते नहीं आते क्या करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा हम इस पे बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर से कि के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी हो, ताकि वो मैनेजमेंट को जो ये ज़्यादती हो रही है कराची के शहरियों से उसका कुछ अजाला कर सके। इसके बाद करने का, इसके बाद जे के चाहिए होते हैं इसके बाद जी कर ले। मगर यहाँ पर गवर्नर आपसे ज्यादा सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। जहाँ आग लगती है गवर्नर पहुँच जाता है, अमन अमान का ऐलान गवर्नर करता है, ईद उल मिलाद उन नबी के रूट को वो तय करता है। तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव में आप हैं या वो है चीफ एग्जीक्यूटिव? अच्छा आपकी ये सारी जो बातें हैं ना, आप ताल्लुक़ तो इन्फॉर्मेशन से रखते, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपकी गलत है कि ये तय करते वो तय करते, ये शायद आपको गलत किसी ने बताया। गवर्नर साहब माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और वो आते हैं और अच्छी बात है, यू नो, किसी को तो घूमना भी चाहिए ना। काम अगर सारा वक्त कोई मैं करता रहूँगा तो मीडिया के सामने कौन आएगा लोगों में, इसलिए वो है। लेकिन ये आपकी जो बात है ना कि वो सारा करते, वो आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। जी अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये रेडिकलाइजेशन ना सिर्फ इस इदारे में है बल्कि और जगह पे भी है। मैं इस पे ये माशरा जो है, इस हम सब इस माशरे का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली ये रेडिकलाइजेशन इधर के अलावा और इदारों में भी है और जगह में, इवन आपकी सहाफ़त में भी होगी मैं कहूँगा। हमने इस वक्त कहा है और मैंने आईजी साहब को ख़ास तौर पे जब ये सारी इंक्वायरी हमने कराई, इसकी रिपोर्ट मैंने खुद बैठ के सुनी और एक एक चीज़ पे एक एक पहलू पे उसके गौर किया कि कोई ऐसा ना हो कि कोई बेगुनाह को हम खामखा इन्वॉल्व करें और कोई गुनाहगार हमसे बच जाए। मेरा ये ख्याल है कि इतनी ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें एक एक चीज़ हमने क्लियर करके और फिर हम गए जो फैमिली थी उसके पास कि जी ये चीज़ है, और होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे बात की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले होम मिनिस्टर साहब ने उनसे बात की और कहा कि जी फैसला हुकूमत सिंध का ये है कि आप ये मामले हैं, हमें ये भी डर था कि शायद प्रेशराइज ना हो जाए वो। अगर आप एफआईआर दाखिल कराना चाहते हैं तो आप कराएं, नहीं तो 24 घंटे में हम कराएंगे। यही है इन्हीं लोगों पे एफआईआर जो इंक्वायरी में, इंक्वायरी भी शायद आपने देख ली होगी, इसलिए कि वो कॉन्फिडेंशियल तो हमने कोई ऐसी नहीं रखी खास। तो
फैमिली ने कहा जी नहीं हम खुद कराएंगे, हमने कहा जी बिस्मिल्लाह। उन्होंने डिले की, उसी दिन करानी थी, फिर वो अगले दिन पे गए, फिर वकला आए, फिर अगले दिन भी शाम तक जाके उन्होंने फाइनल एफआईआर दी। मैं कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा था कि यार ये हो सकता है कि कहीं से प्रेशर आ जाए और ये एफआईआर ना करें या कुछ ऐसा काम करें, तो आप तैयार रहें। हमने साथ ही एक एफआईआर तैयार की। आईजी साहब को मैंने ख़ास तौर पे हिदायत दी है और बाकी इदारों को भी, मैंने चीफ सेक्रेटरी भी थे, उस इंक्वायरी दौरान कहा है कि हमें ख़ास तौर पे जो सेंसिटिव जगहों पे लोग हैं और ये हर जगह हो रहा है। आपको याद है एक गवर्नर को शहीद कर दिया पंजाब में इसी वजह से। तो उन इदारे, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि सेंसिटिव जगहों पे हैं, उनका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट और ये सब होना चाहिए कि ऐसा कोई गैर कानूनी कदम वो ना उठाए। जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक़ है, इंशाअल्लाह ताला जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, हमने तो एक इंक्वायरी की कि अब फैसला ज़रूर कोर्ट जाएगा, कोर्ट में होगा, लेकिन हुकूमत सिंध की ये पूरी कोशिश होगी कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको सज़ा मिले। इससे एक डेटरेंस पैदा होगी कम से कम। फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस के इदारे में मैं आपको तो कुछ नहीं कर सकता इन द सेंस कि अगर आप, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, अगर आप हैं, लेकिन अगर कोई हुकूमती इदारा, उसके कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनको इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे पूरी सज़ा दें। छोटा सा बस आखिरी लास्ट कर दिया। हाँ आखिरी जितने करेंगे मैं बारे में हाँ हाजिर है यार। जी कौन? मैं उसका जवाब दे चुका हूँ, मैं फिर बता देता हूँ। हाँ। मैं अच्छा आर्मी चीफ कराची आए थे, ताजरों से मिले थे, वहाँ पर उन्होंने बात करी कि सूबे बनने चाहिए नए, चाहे आप सिंह को और सूबे बना ले, इसको सिंह रहने दें, वो नाम तब्दील कर ले, सेंट्रल सिंह हो जाए, साउदर्न सिंह हो जाए, वेस्टर्न सिंह हो जाए। इसी तरह पंजाब में भी किया जा सकता है और वो उसके हक में है आर्मी के। तो क्या कहेंगे नए सूबे बनाने की? अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने IMF की बात की ना, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो सपोर्ट प्राइसेस या प्रोक्योरमेंट के ऊपर हमने यही खदशात बताए हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ शेयर किए हुए हैं, उस पर बात होगी। इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से कोई ऐसी बात मेरे इल्म में नहीं आई जो आप कह रहे हैं। और ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि सूबा सिंध अपनी मुकम्मल हैसियत में इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक कायम रहेगा। थैंक यू। और किसी को और नहीं कह रहा, लेकिन ये मैं अपना